नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। इंडिया न्यूज़ में कल, आज और कल में आपका स्वागत है। कल कितना बड़ा समय निकल जाता है। जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारतीय राजनीति में कई बड़े महत्वपूर्ण नेताओं ने हिस्सा लिया। कुछ लोग परिवारों की बात करते हैं, लेकिन उस परिवार में से ऐसे लोग भी आए जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किया, पुलिस सेवा में काम किया, और ऐसा काम किया जो बिल्कुल समर्पित भाव से, जिसे कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले हों। और गुप्तचर सेवा में काम किया। पुलिस सेवा तो होती ही है, लेकिन उसके बाद गुप्तचर सेवा, जो भारत की पूरी सुरक्षा तंत्र को कैसे मजबूत हुआ। और उसके बाद एक ऐसा काम, सूचना आयुक्त, भारत के सूचना आयुक्त बने, जिससे कि हमारे जो अधिकार है, सूचना का अधिकार, उसका सही उपयोग हो सके। तो आज मेरे साथ है यशोवर्धन आज़ाद, जो भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के, कहना चाहिए, स्पेशल डायरेक्टर या डिप्टी, और सुरक्षा तंत्र के एक तरह में सेक्रेटरी भी रहे। और इसलिए यशोवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इसलिए जिक्र किया कि मैं भागवत आज़ाद जी से भी बहुत कम उम्र में मिलता रहा, और इसलिए मैंने कहा कि लेकिन आप उस परिवार से होते हुए भी, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और बल्कि मेरा ख्याल है कि शताब्दी वर्ष ही है, वो कल है जो देश में, जब लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी सब कुछ गड़बड़ है, या कई चीज़ सज़ा लोगों को नहीं मिल पाती है, और ख़ास करके आज जब मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे समय में जब एक नया कानून आया है, सबूत चाहिए, और इसके लिए ऐसे खास करके जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो अंदर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, और ऐसे सबूत हो जो डिजिटल, आज इस एरा में जहां हम लोग खुद भी पत्रकार के नाते, या आप लोग पुलिस अधिकारी देखते रहे हैं कि सबूत न मिलने के कारण कई भारत विरोधी गतिविधियां चलती रही थी या चलती रही है। तो इस कानून पर बड़ी आलोचना भी हुई है, संसद में बहस हुई, लेकिन फिर भी आप किस रूप में देखते? सबसे पहले तो मैं आलोक जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। देश के एक वरिष्ठतम पत्रकार हैं आप, और हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। इसके बाद ये कहना चाहूँगा कि जो आपने एक बड़ा सही मुद्दा उठाया है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद आज तक कितने ही बड़े यूनिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, और उसमें से एक है ये क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल, जो 2022 में एक्ट के रूप में परिणत हुआ है। ये एक इम्प्रूवमेंट तो है ही 1920 प्रिजनर्स बिल में। सिर्फ संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा, इसकी ज़रूरत तो थी। नंबर एक, ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि टेक्नोलॉजी का ऐसा प्रभाव हुआ है आजकल की दुनिया में कि सारी चीज़ें अब टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, और इसलिए उसको, हमें उसकी परिधि को, एम्बिट को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक था। 1980 में लॉ कमीशन ने यह कहा था कि प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल जो है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और मलिमत कमेटी, आपको याद होगा 2003 में जो बनी थी एक्सपर्ट्स द्वारा, उन्होंने भी कहा था कि ये जो बिल है, इसको आगे हमें टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इसको एक नया स्वरूप देना चाहिए, और उसके तहत इसको किया गया। दो मुख्य बात अभी ये कहूँगा मैं शुरू में, कि मैं चाहता था कि अच्छा होता अगर ये सेलेक्ट कमेटी को दे दिया जाए होता, क्योंकि कई इसमें चीज़ें हैं जिन्हें देखना आवश्यक है, और हमें बहुत ही अच्छे सुझाव मिलते ऑपोजिशन से। आखिर प्रजातंत्र प्रणाली में यह आवश्यक है कि दूसरा क्या कह रहा है हम उसको सुने, लेकिन वो एक आम आदमी की आवाज़ को भी उठा सकते थे, और उनके क्या क्या उनकी भावनाएं हैं या क्या सोच रहे हैं वो मिलता। बहरहाल दो चीज़ कहूँगा इसके बारे में, कि ये अकेले अपने आप में सक्षम नहीं होगा, इसके लिए दो चीज़ की आवश्यकता होगी। नंबर एक, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक व्यापक सुधार लाना पड़ेगा, और दूसरा, ये अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि नहीं अच्छे लोग सही जगह पर पदस्थ हों। देखिए, आपने ठीक कहा, लेकिन आप जिस सेवा से आए, पुलिस सेवा में भी आप देखिए, एंडरसन, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, उसमें अमेरिकन शामिल थे। मतलब वो, उसको षड्यंत्र न भी कहें या भारत विरोधी, जो भी बात है, लेकिन ऐसे, मतलब पुलिस पे रहते हुए भी आपको ऐसे अनुभव हुए होंगे जब कई सबूत न, वो चला गया, या भारत का कोई व्यक्ति है, वो तो अमेरिकन थे, चले गए, वो एक अलग विवाद में, राजनीतिक पर हम नहीं भी कहें, लेकिन क्या इसलिए आवश्यकता नहीं था? आपका अनुभव क्या कहता है? एज ए, पहले तो पुलिस, उसके बाद हम गुप्तचर पर बात करेंगे। देखिए, मैं तो भोपाल गैस त्रासदी के समय वहीं पे था, बल्कि मुझे याद है मैं मंदसौर में था उस समय, और रात में ये खबर आई कि ऐसी त्रासदी हुई है, और हम जितने ही नवयुवा पुलिस अधीक्षक थे, उन्हें भोपाल बुलाया गया था। और सच मानिए, बहुत ही गहरा आघात
हमें लगा, जब पता लगा कि एंडरसन वहाँ से भाग गए हैं। और ये सही है कि उस समय एक तरह की राजनीति जो उबल रही थी, उसके तहत वो वहाँ से निकल गए। पुलिस पे तरह तरह के प्रभाव आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अच्छे लोगों की पोस्टिंग की बात इसलिए की है क्योंकि इसका अनुभव मुझे इस रिजीम में तो है ही, पुरानी भी जो व्यवस्था थी उसमें भी हुई। और बराबर जब तक ये पुलिस तंत्र में ये स्वायत्तता की लड़ाई चलती रहेगी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा, और क्या कहा, बहुत ही अहम बात कही है। उन्होंने ये कहा कि पुलिस को विश्वास जगाने के लिए जनता के बीच में एक दूरी बनानी होगी पुलिस में और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। ये एक बहुत बड़ी बात कही है। वो तो एन वोरा कमेटी की रिपोर्ट कब की है, वो आज तक इम्प्लीमेंट सही ढंग से भी कहा जाए। लेकिन आपने अभी मंदसौर का नाम लिया। भारत में ड्रग्स, पंजाब हमेशा जो आया बाद में, लेकिन मंदसौर सबसे बड़ा बेल्ट था ओपीएम का, और उसमें मेरी जानकारी है कई ऐसे केसेस आए जो इंटेलिजेंस कहिए, इन्फोर्समेंट ने कहे, जो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित लोग भी उसमें रहे, मीडिया हाउस के लोग भी रहे। क्या ऐसे लोगों पर हाथ डालने में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता था? बड़ी अच्छी बात आपने कही। मुझे याद है, मुझे मंदसौर इसलिए भेजा गया था कि वहाँ पर एक ऐसी बहुत गहरी त्रासदी हुई थी, 17 लोग मारे गए थे किसी इसमें, और मुझे रातों रात वहाँ पे भेजा गया। वहाँ मैं लेकिन सिर्फ 5.5 महीने रहा। जैसा कि आपने कहा, मंदसौर का क्षेत्र सबसे ज़्यादा विस्तृत है मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे हमने 5 महीने में 8.5 क्विंटल अफीम पकड़ी। और उसके बाद मुझे फ़ोन आया वोरा जी का कि आपका ट्रांसफ़र यहाँ से हो चुका है, और मैंने कहा थैंक यू सर फॉर किकिंग मी अपस्टेयर्स। और पहली बार एक तरह की समानता देखी गई सारी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और वो इतने खुश थे जब मुझे विदाई वहाँ से मंदसौर से मिली। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस के ऊपर कई तरह के प्रभाव आते हैं, लेकिन ये मेरी मान्यता है कि आज भी पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, नेताओं में और आपके जर्नलिस्ट में 30% ऐसे लोग हैं जिसके तहत ही ये पूरी व्यवस्था चल रही है। और आपने सही कहा, ड्रग्स का खेल जो है वो पंजाब में, आज पंजाब वो तहस नहस कर चुका है। आज पंजाब ह्यूज डेट में है, और जब तक, और इसमें बहुत बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं, चाहे वो सैंड माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, और इसलिए मैं समझता हूँ एक पुलिस लीडरशिप ही है जो कि इसे ठीक कर सकेगी, इस पूरी व्यवस्था को। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, अनलेस कि कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर करें। ठीक है आज़ाद जी, लेकिन आप ये देखिए ना, अभी मुंबई में हुआ, चाहे वो शिवसेना हो या कांग्रेस के भी, सब कांग्रेस हम लोग भी सब लोग परिचित रहे, शरद पवार जी से परिचित रहे, वो प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे, सबसे आप देखिए। लेकिन आप ये देखिए, जब कोई ऐसा केस आता है, यदि आप कहें तो कहेंगे राजनीति पूरा, आपने तो कई सरकारों के साथ काम किया, मेरा ख्याल है कि यदि उस हिसाब से देखेगा आपका रिकॉर्ड तो इंदिरा गांधी से बाद से लेकर के, और जितने प्रधानमंत्री गुजराल से लेकर, शायद मोदी जी को छोड़ दें, लेकिन उसके पहले मनमोहन सिंह तक तो मेरा ख्याल है आपने काम किया ही। तो इस दृष्टि से इसमें कितना पूर्वाग्रह होता है, और उसमें सबूत जुटाने में और अदालत में पेश करने में कितनी दिक्कत आई? कुछ ऐसे 1-2 केस कुछ ध्यान आते हैं आपको? उसको आईबी के थ्रू कहें आप, चूँकि आईबी तो आफ्टर ऑल इन्फोर्समेंट भी तो उसी पे काम करता है। यदि पंजाब और मुंबई की यदि अफीम ड्रग्स कहें, या अफीम ओपीएम मंदसौर या राजस्थान से कहें, आफ्टर ऑल बड़े बड़े लीडर, जैसा आपने कहा, हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं। कई बार सबूत के बिना हम भी नहीं छापते, चूँकि वो डिफेमेशन और अननेसेसरी, जिसको सबूत साबित करना मुश्किल होता है। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, और जिसे हम कहें सेंसिटिव विषय है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस प्रभाव में आती है, जिस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ है। आप इसे चाहे सीबीआई के केस में देखें कि सुशांत सिंह के केस में अभी तक उसका कोई क्लोजर नहीं हुआ है। ये किस लिए नहीं हुआ है? क्या वो कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, और जिस तरह की हैंगिंग हुई है उससे ये स्पष्ट था कि एक निर्णय पे सीबीआई आ सकती थी। कुछ विशेष कारण थे कि एफआईआर भी रजिस्टर हुआ, तो ये तो बिल्कुल सही है। मैं सेंसिटिव जगहों में तो रहा, लेकिन मैं उस प्रेशर में नहीं आया, तो इसलिए मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत ही देखना आवश्यकता है, जैसे सीबीआई ईडी। मैं एक बात और छोटी सी कह दूं आपको, ईडी ने केस रजिस्टर किया, एक कोर्ट है पीएमएलए का, कोर्ट ने रिमांड दिया, एजुक किया, यानी कि एक लेयर ऑफ सुपरविजन हो गया। उसके बाद दूसरे तरफ से डिमांड आती है अरेस्ट होने के बाद कि नहीं, ईडी के लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं।
मेरा ये कहना है, बड़ा सिंपल रूल है, ईडी और सीबीआई के अगर पूर्वाग्रह से केस रजिस्टर कर रही है तो आप दो चीज़ कीजिए। एक, अगर वो केस फेल करता है बिल्कुल जिसमें कोई सबूत के बिना, तो आप हैवी कॉम्पनसेशन दीजिए उन लोगों को। और अगर पूर्वाग्रह से अगर हुआ है और वो केस को उड़ा दिया जाता है, मैंने कि इट्स थ्रोन आउट ऑफ द कोर्ट, तब आप उस आईओ के खिलाफ एक साजिश के तहत एक कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा है। देखिए लेकिन एक आपने जो कहा ठीक है, चूँकि आप सीबीआई में नहीं गए लेकिन आप आईबी में रहे, रहो अपनी जगह बाहर, वो तो बाहर विदेशों के बाहर काम करता है। लेकिन जैसे अभी कुछ केस हुए पश्चिम बंगाल में कि वो सीबीआई का जाए तो उन्हीं को पुलिस ने ही बंद कर दिया। इस तरह की जो एक कन्फ्रंटेशन का जो दौर है ये, और जबकि वो भी तो अफसर ही हैं, आफ्टर ऑल दे आर आल्सो पुलिस ऑफिसर, ये जो है वो भी पुलिस के अधिकारी से वो सीबीआई में डेपुटेशन पर गए या आईबी में गए। ये जो है ये क्या, ये फेडरल सिस्टम, देखिए एफबीआई, यदि मैं कल भी कोई लेख लिखा है मैंने कि एफबीआई जो है वहाँ भी फेडरल स्ट्रक्चर है। जर्मनी में हम रहे, वहाँ भी डिफरेंट पार्टीज़ की, वहाँ एक यदि एफडीपी है वो यदि साउथ मतलब जर्मनी में वो रूल करती थी। ऐसा कन्फ्रंटेशन हमने तो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखा कि स्टेट गवर्नमेंट कहता जी आज़ाद साहब आए, इनको हम बंद कर देते हैं चूँकि वो इंक्वायरी करने आए हैं। ये नहीं लगता कि ये फेडरल के नाम पर हमारे यहाँ कुछ कानून में उसके भी बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, ये बल्कि ये प्रश्न बहुत गंभीर है और ये बहुत ही गंभीर दिशा की ओर जा रहा है। आप देखिए, सिक्योरिटी भी जो दी जा रही है वो पॉलिटिकल कारणों से दी जा रही है कुछ केसेस में। और उससे क्या हो रहा है कि मान लीजिए पंजाब के किसी व्यक्ति को अगर सिक्योरिटी सेंटर ने दिया है तो पंजाब स्टेट उसको, जब वो व्यक्ति वहाँ जाता है, उसको वो सिक्योरिटी नहीं देती है। इस विरोधाभास के बीच में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो काफ़ी विषम है। जैसा कि आपने सही कहा कलकत्ता के बारे में, उसी प्रकार महाराष्ट्र में वही हो रहा है। ईडी ने एक केस वहाँ रजिस्टर किया है, तो अब महाराष्ट्र की पुलिस ने 4 ईडी के अफसरों के खिलाफ केस रजिस्टर किया है और एसआईटी को लगा दिया है कि वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो ये जो पैरेलल है, इससे क्या होगा, मुझे लगता है कि अब जो है सत्ता का निर्वहन या सत्ता का जो कार्य है उनका, उसका व्यवस्थापन अब कोर्ट करने लगेगी। सारे मामले कोर्ट में चले गए हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ सुरक्षा का अहम प्रश्न है या जो गंभीर विषय है इस देश में, इस पे जब तक ऑपोजिशन पार्टी कम से कम अपने साथ तो आ जाएं, बाद में वो एक साथ फिर आके इससे मिल सकते हैं। ऐसे ही सबूत से जुड़ा मामला विदेशी ताकतों का है, जो चाहे आईएसआई कहें, सीआईए कहें, केजीबी कहें, जो अलग अलग एजेंसियां विदेश की भी कुछ न कुछ वो उनके लोगों से फंडिंग होती है, चाहे वो एनजीओ के नाम पर हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हो, मीडिया के लोगों को भी हो। इसमें फिर चूँकि वो काम तो इंटरनल मैंने आईबी के थ्रू ही आता है, चूँकि रहा तो बाहर का, भाई वहाँ से आ रहा है पैसा सिंगापुर से या हांगकॉन्ग से या उसने अमेरिका से भेजा, उस पर शायद वो वहाँ जांच कर सकते हैं। मैंने एक बड़ा लंबा तंत्र है सबूत जुटाने के लिए। जी हाँ। तो क्या उसमें हमारे पास क्या ऐसी कमी है जिससे आरोप लगता है और वो जांच हुई, पैसा 50 करोड़ मिल गया, उसके बजाय 200 करोड़ कहीं से आ रहा है। अभी कैसा हुआ, राणा अयूब का केस आया, न्यूज़ क्लिक का केस आया, जो मीडिया से जुड़े हम ये कह सकते हैं, या कुछ पहले भी कई नेताओं का आता था जब सीआईए के बाद चर्चा आती थी कि साहब उनके कनेक्शंस थे, लेफ्ट पार्टीज़ में केजीबी के आते थे कि भाई इनडायरेक्टली उनको पैसा मिलता था। ऐसे में सबूत जुटाना का क्या तरीका, और अब क्या इस तरीके से कुछ उसमें सुविधा मिल सकेगी? भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण भारतवर्ष में हुए हैं, चाहे वो ईडी करे, सीबीआई करे या लोकल पुलिस करे, कन्विक्शन नहीं के बराबर है। और ये एक अजीब विषय है इस भारत में। मैं समझता हूँ अगर उस तरह का एविडेंस अगर बाहर कहीं रहता, वहाँ एक पुलिस अफसर के बयान से भी ये किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस अफसर का बयान मान्य नहीं है, उनके सामने जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो मान्य नहीं है। तो आई थिंक स्टैंडर्ड्स ऑफ जो एविडेंस है बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी हाई प्रोफाइल केस है उसमें कन्विक्शन नहीं होता है। ये बात जो आपने कही है, एनजीओज़ अधिकतर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपका अनुभव इसमें ज़्यादा रहा है हमसे ज़्यादा, हम दूसरी तरफ से हमारा अनुभव है। लेकिन 20%, 30% कुछ ऐसे एनजीओ ज़रूर हैं जो कि फॉरेन फंडिंग लेते हैं और मिसयूज़ करते हैं। और उनके लिए जब ये नए रूल लगाए जाते हैं तो एक तरह की आवाज़ उठती है कि ये बिल्कुल ही हमारी फ्रीडम पे बहुत बड़ा ये है, वो गलत है। एक पाकिस्तान का कितना आपको लगता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल उसमें
चूँकि आप सब सेंसिटिव जगह रहे हैं, और सबसे ख़तरनाक मतलब चाइनीज़ का तो है, लेकिन चाइनीज़ उतना आसान नहीं होता, और ख़ास करके अब तो उसको लोग इस्लामिक यदि कहें वो अलग बात है, लेकिन वो इस्लामिक तो उस धर्म से तो कोई लेना देना होता नहीं है। बट उनकी जो गतिविधियाँ भारत में पॉलिटिकल लेवल पर होती है, उसका और उसके लिए क्या इसका उपाय कुछ आपको लगता है जिससे उसको रोका जा सके? कम से कम धर्म के नाम पर भी है और दूसरी तरफ वो भारत विरोधी है। आज बिल्कुल सीरियस प्रॉब्लम हमें पाकिस्तान से हो रहा है, क्योंकि ये ड्रोन अटैक्स जो हो रहे हैं, ये ड्रोन सीधा पंजाब से लेकर जम्मू से आगे कश्मीर तक में वेपन्स और ड्रग्स हमारे पास भेज रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एंटी ड्रोन मेजर्स हमने तो ये किया ही है। दूसरा, पाक ISI और पाक के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके स्लीपर ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी क्षमता जो है ज़रूर बढ़ी है और हम काफ़ी केपेबल हैं। बल्कि अब मैं ये कहूँगा आलोक जी, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हम पाकिस्तान की रट लगाते हैं। मैं समझता हूँ अगर 1 साल तक यहाँ अगर हम लिखना बंद कर दें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी ख़त्म है। आज पाकिस्तान में जो नई व्यवस्था, मैं 7 बार पाकिस्तान गया था क्रिकेट और इसके लेके, और VIP सिक्योरिटी में पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ। वहाँ का जो मिडिल क्लास है वो चाहता है कि आपसे हमसे बात करें, ट्रेड टॉक्स हों, वो यहाँ की ग्रीन लेबल और येलो लेबल चाय खरीदें। लेकिन वहाँ के ISI से तंग हैं। और आप देखिए जो नई व्यवस्था आ रही है, ये पुराने बॉटल में वही नया सेंट मिला उला के वही 3 लोग, जरदारी और शाहबाज और भुट्टो और तीसरे फजलुर रहमान, ये आ रहे हैं। और वो बाजवा साहब जो रिटायर होके एक्सटेंशन में हैं, वो इस व्यवस्था को चलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो थ्रेट है उतना ज़्यादा अब नहीं है। जो थ्रेट है वो हमारे इस बॉर्डर पे है, चाइना का। और मैं आपको एक और बात बता दूं, चाइना ने जो अटैक किया हमारे ये साइबर वॉरफेयर जो किया है बॉर्डर पे, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमें अपने साइबर आर्किटेक्चर को बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा और एक नेशनल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जैसे कि चाइना ने बहुत पहले ही कर लिया है और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंदर सारी व्यवस्था को डाल दिया। यही मैं अंत में आपसे बल्कि इसीलिए जानना चाह चुकी, अब यही टेक्नोलॉजी की बात आई जी। कई साल पहले, बल्कि ये सरकार, मोदी सरकार आई, और उस समय कुछ इस तरह के प्रयास भी हुए थे कि साइबर में उस तरह के जो अटैक करने के लिए उनके पास यदि 20,000 है तो हमारे यहाँ 2,000 है। जो जिसको कहते हैं कि वारफेयर में लड़ने के लिए होता है ना, कि उनका 20,000 सैनिक है और हमारा 2,000 है। वो जो आपने कहा, क्या आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा युद्ध की दृष्टि से भी यही साइबर है? हमारा डिफेंस सिस्टम खत्म कर दें, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम खत्म कर दें, हमारा मीडिया तंत्र, उसके लिए आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से बटन दबाए और गड़बड़ करता रहे। ये खतरा है और इसके लिए किया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में, जैसा आपने कहा, साइबर वॉरफेयर, साइबर एस्पियोनाज ही का ज़माना है। कोई ये लड़ाई, ज़मीनी लड़ाई तो होगी नहीं। और इसलिए रूस ने कितनी बार अमेरिका पे अटैक किया है। चाइना ने एक मिलिट्री कमीशन PLA को पूरा एक अधिकार दे दिया है कि आप, उनके पास एक आर्मी है हैकर्स की, और वो यही करते ही हैं। आपने देखा हो कितनी बार नेवी के वेबसाइट पे उन्होंने प्रहार किया, इस पे किया। तो ये जैसा कि आपने कहा, हमें इसे बड़े गंभीरता से देखना पड़ेगा। लेकिन आलोक जी, गंभीरता से हम तब तक नहीं देख सकते जब तक कि हम सही आंकलन तो करें। हमें ये बताना चाहिए कि हाँ, उन्होंने स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स पे अटैक किया है, वो 6 पे किया है लद्दाख के इसमें, और हम ये समझते हैं कि इसका डैमेज पोटेंशियल इतना रहा है, लेकिन हम उस डैमेज पोटेंशियल को रिकवर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो हमारे मिलिट्री कमांड अलग है, NTRO अलग है, NCSC में जनरल पंथ एक कोऑर्डिनेटर अलग हैं, हर सर्ट अलग है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अलग हैं। तो इसलिए हमें एक तरह का, हम सोचें, या तो हमें यूनिफाइड कमांड लाना चाहिए, एक नेशनल स्ट्रेटजी लाना चाहिए, और इसको एक बड़े ही सुनियोजित ढंग से हमें करें। चलिए, तो उम्मीद करना चाहिए कि आपने जो बातें कही उसको कुछ दूर तक सुना जाए, और कल जो आने वाला है उसमें उसका कुछ सुधार हो सकेगा। एक समन्वित रूप से प्रयास हो, कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, जिसे कहते हैं भारत, जबकि अब आपने से कहा, मैं भी ये मानता हूँ कि अधिक लोग ईमानदार हैं, वो पुलिस में हो, वो सरकार में हो। बेईमान तो दिखता है, मेरे इसमें ज़रा सा दाग यहाँ दिख रहा है, तो दिख जाएगा तो कहेंगे कि देखिए, अरे आपने शर्ट ठीक से नहीं पहना। पूरा जो अच्छा कहीं से भी खरीदा गया हो उसको कहा जाएगा कि ख़राब है। तो वही स्थिति है, उससे हम मुक्ति पा सके। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, इस आशा के साथ
कि भारत में जो ईमानदार लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, पुलिस में हो, राजनीति में हो, उसका लाभ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मिले और भारत अधिकाधिक प्रगति कर सके। आपको कार्यक्रम कैसा लगा, ज़रूर आप अपनी राय दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।